गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने आदर्शवाद पढ़ा था। आदर्शवाद के अनुसार पूरी शिक्षा व्यवस्था पढ़ी थी, उसके गुण दोष पढ़े थे। आज की कक्षा में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रकृतिवाद, या जिसे नेचुरलिज्म कहा जाता है। प्रकृतिवाद अगर देखें तो ये आदर्शवाद के बिल्कुल अपोजिट है, और ये एक ऐसी विचारधारा है जो प्रकृति को मूल तत्व मानती है, जो ये मानती है कि इस प्रकृति से ही सब कुछ उत्पन्न है और इस प्रकृति में ही सब कुछ विलीन हो जाना है। यानी ये मानती है कि इस सृष्टि का संचालन करता नेचर है, प्रकृति है, ना कि कोई आध्यात्मिक शक्ति। इनका ये मानना है कि प्रकृति से परे कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रकृति से उत्पन्न है और सब कुछ प्रकृति में ही विलीन हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको शुरू करते हैं तो प्रकृतिवाद पाश्चात्य दार्शनिक चिंतन की वह विचारधारा है जो प्रकृति को मूल तत्व मानती है। यानी मूल तत्व मानने से, जैसे अभी इसके पहले आपने आदर्शवाद जब पढ़ा था तो उसमें मूल तत्व ब्रह्म को माना गया था। उसमें यह था कि ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न है, ब्रह्म ने इस सृष्टि की रचना की और सब कुछ लास्ट में ब्रह्म में ही समाहित हो जाता है। तो उसी तरह से प्रकृतिवाद उसके बिल्कुल अपोजिट ये कह रही है कि सब प्रकृति मूल तत्व है, यानी प्रकृति के द्वारा इस सृष्टि की रचना होती है और प्रकृति से परे कुछ भी नहीं है। सब कुछ प्रकृति में उत्पन्न होता है और प्रकृति में ही वो विलीन हो जाता है। इसको हम ऐसे समझें, अगर हम देखें कि जैसे मान लीजिए कि कोई वृक्ष है और वो वृक्ष मान लीजिए बीज बना, तो बीज भी एक तरह से नेचर ने ही पैदा किया। बीज से वो छोटा पौधा बना, पौधा से पेड़ बना, पेड़ से और बड़ा पेड़ बना, और उसमें आप देखेंगे कि एक दिन उसका भी मतलब उसे नष्ट होना है, या तो वो किसी इंसान द्वारा काट लिया जाएगा। तो काट लिया जाएगा तो उससे या तो कोई फर्नीचर वगैरह बनेगा, कुछ भी बनेगा मटेरियल, लेकिन लास्ट में अल्टीमेटली क्या होना है, अल्टीमेटली या तो उसमें कुछ दीमक या घुन या कुछ भी ऐसा लगेगा जिससे उस लकड़ी को भी एक ना एक दिन नष्ट होना है। चाहे जितना आप उसे प्रोटेक्टेड करिए, लेकिन एक दिन नष्ट होना है, और नष्ट होकर वो कहाँ विलीन हो जाती है, इसी प्रकृति में। और उसी वृक्ष की जगह एक नया बीज फिर उत्पन्न होता है, उगता है, और फिर नया वृक्ष उगता है, और ये क्रम निरंतर चलता रहता है। यही मतलब बात पूरी इस सृष्टि में लागू होती है। यानी ये प्रकृतिवादी ये मानते हैं कि ये जो प्रकृति का चक्र है ये ऐसे ही चलता रहता है, सब कुछ प्रकृति से उत्पन्न होता है और सब कुछ लास्ट में प्रकृति में ही विलीन हो जाता है। प्रकृतिवाद को भौतिकवाद और पदार्थवाद भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना है कि भौतिकवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये केवल भौतिक जगत पे को ही सत्य मानता है। यानी ये केवल उस जगत को सत्य मानता है जिसको हम प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर सकें, जिसको हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां अनुभव कर सकें, तो उसी जगत को सत्य मानता है। तो भौतिक जगत जो है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसी को चूँकि हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां फील कर सकती हैं, तो इसीलिए केवल इस जगत को सत्य माना है। आध्यात्मिक जगत पर इनका कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि इनका ये मानना है कि उस जगत को हम प्रयोगों द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते और ना ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों द्वारा फील कर सकते हैं, इसलिए वो जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा पदार्थवाद भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका ये मानना है कि इस जगत का निर्माण किसी आध्यात्मिक तत्व द्वारा नहीं हुआ। जैसे आदर्शवाद मानता है कि इस जगत का आधार आध्यात्मिक तत्वों से हुआ है, तो इनका ये मानना है कि आध्यात्मिक तत्वों से इस जगत का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि पदार्थों के माध्यम से हुआ है। पदार्थों के संलयन से इस जगत की रचना होती है और पदार्थों के विखंडन से सृष्टि का नाश होता है। तो अगर देखा जाए तो इनका ये मानना है कि पदार्थ ही सब कुछ है, पर पदार्थों से इस सृष्टि की रचना होती है, किसी आध्यात्मिक तत्व से नहीं। इसलिए इसको पदार्थवाद भी कहा जाता है। क्योंकि अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद के भी कई रूप हैं, जैसे यंत्रवादी प्रकृतिवाद, जैविक प्रकृतिवाद, पदार्थवादी प्रकृतिवाद, तो कई तरह के प्रकृतिवाद हैं। तो उसके हिसाब से इसको अगर देखा जाए तो पदार्थवाद भी कहा जाता है। और इनका ये मानना है, पदार्थवादियों का मानना है कि पदार्थ ही जगत का आधार है, क्योंकि पदार्थों से ही इस जगत का निर्माण होता है। इसके अलावा इनका मानना है कि जो इंद्रियों के द्वारा जिस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं, केवल वही ज्ञान सच्चा है। वैसे तो अगर देखा जाए तो प्रकृतिवाद एक अत्यंत प्राचीनतम विचारधारा है।
इसकी मतलब इसका भी अगर देखा जाए, जैसे हम लोगों ने आदर्शवाद पढ़ा था तो थेल्स और जेनोफिनीज का नाम आया था, तो प्रकृतिवाद में भी इन लोगों का नाम आता है, थेल्स और जेनोफिनीज वगैरह का, जिनकी विचारधारा में प्रकृतिवाद की भी झलक मिलती है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इसे विकसित करने का श्रेय रूसो को जाता है। रूसो ने, जैसे आपने देखा कि आदर्शवाद अत्यंत प्राचीन विचारधारा थी और उसके विचारक भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मतलब श्रेय जाता है प्लेटो को आदर्शवाद के लिए, वही श्रेय जाता है प्रकृतिवाद के विकास में रूसो को। रूसो ने इसे एक व्यवस्थित रूप दिया और इतना पॉपुलर किया। इसके जो प्रमुख विचारक हैं, इसकी पहले एक परिभाषा पढ़ लेते हैं। प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। नेचुरलिज्म एज अपोज्ड टू आइडियलिज्म सबऑर्डिनेट्स माइंड टू मैटर एंड होल दैट अल्टीमेट रियलिटी इज मेटेरियल नॉट स्पिरिचुअल। यानी प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है, यानी मन को कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं मानता, बल्कि इसको ये मानता है कि जैसे अगर मन जैसी भी चीज़ अगर हमारे अंदर जो है, मन या आत्मा जैसी कोई चीज़ है, तो वो पदार्थों से निर्मित है, ना कि आध्यात्मिक तत्वों से। तो कुल मिला के ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये आदर्शवाद के बिल्कुल अपोजिट है, विपरीत है। और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। जैसे आदर्शवाद ये मानता है कि अंतिम वास्तविकता आध्यात्मिक है, यानी आध्यात्मिक शक्ति इस जगत का संचालन करता है और सब कुछ अंत में उसी में विलीन हो जाता है। तो ये उसके अपोजिट है, ये मानता है कि आध्यात्मिकता जैसी कोई चीज़ नहीं है, या आध्यात्मिक शक्ति जैसी कोई चीज़ नहीं है, या ब्रह्म जैसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है। यानी भौतिक यानी ये जो फिजिकल वर्ड है, दृश्य जगत है, यही वास्तविक है और इससे परे कोई आध्यात्मिक जगत नहीं है। इसके अगर प्रमुख विचारकों की बात की जाए तो इसके प्रमुख विचारकों में आते हैं जैसे अरस्तु आते हैं, कांट आते हैं, हॉब्स आते हैं, बेकन आते हैं, डार्विन आते हैं, लैमार्क आते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं, बर्नार्ड शॉ आते हैं, सैमुअल बटलर आते हैं और रूसो आते हैं। मतलब ये सारे विचारक हैं, लेकिन इनमें से रूसो का और हर्बर्ट स्पेंसर का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। इसके बाद हम आते हैं इसकी तत्वमीमांसा में। तो तत्वमीमांसा में अगर देखेंगे तो प्रकृतिवादियों के अनुसार पदार्थ ही इस जगत का आधार है। यह दर्शन पदार्थ, मन तथा जीवन की व्याख्या भौतिक व रासायनिक नियमों के आधार पर करता है। प्रकृति ही सब कुछ है, इस सृष्टि की रचना प्रकृति द्वारा हुई है और विश्व की किसी भी घटना या प्रक्रिया की व्याख्या कार्य कारण नियम के आधार पर की जा सकती है। पदार्थ के परस्पर संयोग से अनेक वस्तुओं का सृजन होता है। प्रकृतिवादियों के अनुसार आत्मा पदार्थजन्य चेतन तत्व है। अगर आप ये देखो तो इनकी तत्वमीमांसा में एक चीज़ निकल के आती है कि ये मानता है कि प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं भौतिक व रासायनिक नियमों के आधार पर हो रहा है। हम अगर देखें तो इस बात को ये सत्य भी प्रतीत होता है कि अगर हम ये देखें तो इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, जिस वजह से इस सृष्टि में हमें निरंतर परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे हम ये कहें कि जैसे ये रूम में जो खिड़की में ग्रिल लगी है, तो ये जैसे लोहा है, तो ये लोहा इसी रूप में धरती से नहीं हमें प्राप्त हुआ, किसी अन्य रूप में प्राप्त हुआ था और इसको फिर किसी अन्य रूप में ढाला गया। अब ये जो लोहे की ग्रिल है, इस ग्रिल को हम कितना भी प्रोटेक्ट, इसको कितना भी पेंट करें, कुछ भी करें, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये जिस रूप में धरती से मिला था उसी रूप में फिर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमेशा निरंतर इसमें रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं और इसीलिए इसमें इसके रूप में परिवर्तन होता है। तो इसी तरह से सृष्टि में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, आप बिल्डिंग देखते हो, बिल्डिंग चाहे कितनी मजबूत बनाइए, लेकिन एक न एक दिन उसमें भी निरंतर रासायनिक क्रियाएं, भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक दिन वो बिल्डिंग भी धराशायी हो जाती है। यानी चूंकि मिट्टी से ही वो बिल्डिंग एक तरह से तैयार हुई थी और लास्ट में वो बिल्डिंग भी मिट्टी में ही मिल जाती है। तो मतलब रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इस सृष्टि में जो परिवर्तन होते हैं वो होते रहते हैं। और इसके अलावा इनका मानना है कि विश्व की किसी भी घटना या प्रक्रिया की व्याख्या कार्य कारण नियम के आधार पर की जा सकती है। यानी ये मानते हैं कि
विश्व में ऐसी कोई भी घटना नहीं है जिसकी व्याख्या कार्य कारण नियम के आधार पर ना की जा सके। अब ये कार्य कारण नियम क्या है? कार्य कारण नियम ये कहता है कि जो भी घटना होती है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण के कोई भी घटना नहीं होती, चाहे छोटी से छोटी भी घटना हो विश्व में, उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। मतलब बिना कारण के कोई भी कार्य होता नहीं है। इसके अलावा इनका मानना है कि पदार्थों के परस्पर संयोग से अनेक वस्तुओं का सृजन होता है। यानी आप जैसे आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि जो पदार्थों का परमाणुओं का संलयन और विखंडन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वही बात है कि इनका ये मानना है कि पदार्थों के संलयन से वस्तुओं का निर्माण होता है और विखंडन से उनका नाश होता है। तो ये मानते हैं। इसके अलावा इनका मानना है कि आत्मा पदार्थजन्य चेतन तत्व है। मतलब आत्मा पदार्थजन्य चेतन तत्व इसलिए इन्होंने माना है क्योंकि ये मानते हैं कि जब इस जगत का निर्माण प्रकृति ने पदार्थों के माध्यम से किया है, तो फिर मनुष्य भी इसी प्रकृति का अंग है एक। तो मनुष्य में जो आत्मा जैसी कोई चीज़ है वो भी कोई आध्यात्मिक तत्व नहीं है, बल्कि जैसे ये पूरा शरीर पदार्थों से निर्मित है, तो हमारे शरीर में जो आत्मा भी है वो भी पदार्थों से निर्मित है, बस उस पदार्थ में चेतनता है। ठीक है, तो इसलिए इसको इन्होंने, जैसे आदर्शवाद में आप लोगों ने पढ़ा था कि आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है, यानी परमात्मा का अंश है, तो इन्होंने उस बात का अपोज किया, इस बात का विरोध किया और ये कहा कि आत्मा एक पदार्थजन्य चेतन तत्व है, यानी ये पदार्थों से निर्मित तत्व है, ये कोई आध्यात्मिक तत्व नहीं है। इसके बाद जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा था कि तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जगत का आधार क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और जीवन के अंतिम लक्ष्य जो होते हैं वो तत्व मीमांसा से निर्धारित होते हैं। तो प्रकृतिवादी जो तत्व मीमांसा है, तो उसमें जीवन का अंतिम उद्देश्य प्राकृतिक जीवन जीना और भौतिक उन्नति है। प्रकृतिवादियों ने प्रकृति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। इनका ये मानना है कि मनुष्य के जो भी वर्तमान समय में दुख दिखाई देते हैं, या वर्तमान समय में जो मनुष्य दुखी दिखाई देता है, उसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि वो अपनी प्रकृति से दूर हो गया, अपनी नेचर से दूर हो गया है। अब यहाँ प्रकृति, जब भी प्रकृतिवाद हम पढ़ेंगे, इसमें प्रकृति के दो अर्थ छिपे होते हैं। एक, प्रकृति हमारा जो ये इन्वायरमेंट है, तो ये जब हम इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, इसके साथ खिलवाड़ करेंगे, या इसका अंधाधुंध हम दोहन करेंगे, तो हम, जाहिर सी बात है, उसके दुष्परिणाम होगा। जैसे आप वर्तमान समय में आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग या प्रदूषण, या जो भी आप समस्याएं देख रहे हो, या ओजोन परत का क्षय होना, बहुत सारी चीज़ें जो बहुत बड़ी स्तर की समस्याएं हैं, जो फ्यूचर में बहुत बड़ी समस्याएं होने वाली हैं, तो वो इसीलिए है क्योंकि हमने इस प्रकृति का जो संतुलन था उसको बिगाड़ दिया, और इसीलिए हम दुखी हैं। इसीलिए आप देखो, या तो बारिश नहीं होती, और होती है तो बहुत होती है, या तो सूखा पड़ जाता है, या बाढ़ आ जा रही है। यानी ये जो प्रकृति में असंतुलन है, या जो हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है, हद से ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ये जो प्रकृति में असंतुलन है, जिसकी वजह से मनुष्य इतना परेशान है। तो एक तो ये बाह्य नेचर की बात हो रही है, और एक खुद की नेचर, मतलब हर मनुष्य की अपनी खुद की प्रकृति होती है, और जब हम उस प्रकृति के अनुसार आचरण करते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है, और जब हम उस प्रकृति के विपरीत कार्य करते हैं तो हम दुखी होते हैं। वर्तमान समय में जो अगर देखा जाए तो मनुष्य इसीलिए दुखी है क्योंकि वो अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित नहीं होने दिया जाता। बचपन से ही बच्चे के ऊपर हम अपनी इच्छाएँ लादते हैं, एज ए पेरेंट्स या एज ए टीचर, कि मतलब तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। मतलब बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि को ना ध्यान में रखकर हम डिसाइड करते हैं कि तुम्हें क्या बनना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बालक का जो स्वाभाविक नेचुरल विकास होता है वो नहीं होता। बालक जो करना चाहता है उसे हम करने नहीं देते। उसका खेलने का मन है, हम उसे कुछ और क्रिया करने के लिए कहते हैं, या उसे आगे चलकर किसी एक जॉब में इंटरेस्ट है और हम उसे ज़बरदस्ती कुछ और कार्य करवा रहे हैं। उसका पेंटिंग में रुझान है, डांस में रुझान है, सिंगिंग में रुझान है, हम कहते हैं कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं और हम उसे कुछ और करने के लिए कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इससे वो कुंठित होता है। यानी जो उसके का खुद का अगर जो व्यक्तित्व है या उसकी खुद की जो नेचर है वो कहीं ना कहीं कुंठित होता है। जैसा कि आप लोगों ने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा चंचल होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। हम लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब अनुशासनहीन है या बहुत ज़्यादा फालतू की क्रियाओं में अपना समय व्यर्थ गंवाता है, जबकि ये एक बिल्कुल प्राकृतिक प्रक्रिया है कि
इस अवस्था में बालक चंचल होगा ही, क्रियाशील होगा ही होगा। तो हम क्या करते हैं, हम जबरदस्ती उसके ऊपर थोपते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ऐसे करना है, वैसे नहीं करना। तो इससे क्या होता है, उसकी जो खुद की प्रकृति है वो कुंठित होती है, और इस तरह से फिर वो निरंतर हमेशा आगे चलकर पूरी ज़िंदगी वो दुखी रहता है। और अगर हम वैसे भी देखें तो मनुष्य, अगर हम काम की बात करें, आर्थिक जीवन की बात करें, तो वहाँ पे भी वो समझौते करता रहता है। वो करना कुछ और चाहता है, लेकिन परिस्थितियों की वजह से वो उसे करना कुछ और पड़ता है। इसीलिए वो अगर जॉब में भी है तो जॉब में भी सेटिस्फाइड नहीं है और वो खुश नहीं रहता। तो कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक जीवन जीने से यहाँ पर ऐसे आशय ये है कि एक तो अपनी प्रकृति के साथ संतुलन हमें स्थापित करना है, और दूसरा अपनी खुद की प्रकृति को पहचान कर, जैसे हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है, कोई गंभीर प्रकृति का होता है, कोई चंचल प्रकृति का होता है, कोई उदार प्रकृति का होता है, कोई ईर्ष्यालु प्रकृति का होता है। तो जाहिर सी बात है अलग अलग टाइप का नेचर सबका होता है। तो उस नेचर को पहचान के उसके अनुसार हम आचरण करने की बात प्रकृतिवादी कहते हैं, यानी अपनी नेचर के अनुसार मनुष्य को जीना चाहिए। इसके अलावा दूसरा इन्होंने माना है भौतिक उन्नति। भौतिक उन्नति से यहाँ पर आशय ये है कि मतलब चूंकि ये आध्यात्मिक जगत पर विश्वास नहीं करते, तो एकमात्र जगत बचता है वो बचता है भौतिक जगत। तो उस जगत की ही बात करते हैं, इनके अनुसार भौतिक जगत ही सत्य है। तो फिर जीवन का कोई आध्यात्मिक लक्ष्य है नहीं, एक ही लक्ष्य बचता है, भौतिक उन्नति और सुखपूर्वक जीना और अपनी प्रकृति के अनुसार जीना। तो ये थी आदर्श वो प्रकृतिवाद की तत्वमीमांसा। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।